टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पोको X8 Pro। जी हाँ, देखिए अगर आप इस फोन को लेने की प्लान कर रहे हैं, अभी भी नहीं लिया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप टेस्टिंग हुई है एज ऑलवेज, एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में। इसके बारे में फेयर और ऑनेस्ट तरीके से बताया गया कि ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और प्राइस हाइक के टाइम पर क्या ये अपनी प्राइस पे जस्टिस करता है नहीं करता है, एकदम खुलासा कर देंगे। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, और साथ ही साथ लाइक शेयर भी करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। फीडबैक भी देना है, वो भी आप दे सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, अगर आप डिस्प्ले देखेंगे, डिस्प्ले आपको अच्छा देखने को मिलता है जनरली। देखिए बेजल्स काफी कम है, मुझे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का अच्छा लगा है प्राइस के हिसाब से। प्लस पंच होल भी छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। स्क्रीन गार्ड जो है या स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो पहले से लगा कर दिया है, और साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 7i की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। और अच्छी बात यह है कि ये फ्लैट डिस्प्ले है। जनरली काफी सारे लोग ये प्रेफर करते हैं, मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ। डिस्प्ले जो रेजोल्यूशन है ये 1.5 के है, बट अनफॉर्चुनेटली सेटिंग्स में फुल एचडी पर पे स्विच करने की कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो रहता तो शायद इसमें और भी बैटरी आप सेव कर सकते थे। एंड देन उसके अलावा ये स्क्रीन साइज जो है ये मुझे सही लगी है। 6.59 इंच है, ना एकदम ज्यादा बड़ा है ना एकदम ज्यादा छोटा है, आप बीच में बोल सकते हैं। फिर भी इन हैंड फील इसका यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरली मुझे अच्छा लगा है। उसके साथ साथ ये एमोलेड है और LTPS है, LTPO नहीं है, मतलब 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में ये अडेप्टिवली सिंक कर सकता है। बाकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी अच्छी है। यहाँ पर आपको 2000 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है और 3500 निट्स का पीक ब्राइटनेस मोड है। अब देखिए आउटडोर विजिबिलिटी जनरली आप देखेंगे अच्छा है। अगर आप सनलाइट के सामने नहीं जा रहे डायरेक्ट सनलाइट पे, नॉर्मली अच्छा है। इसमें अलग से उन्होंने एक सनलाइट मोड भी दिया है, इसको भी आप टर्न ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही डायरेक्ट सनलाइट में भी चले जाते हैं, डिस्प्ले काफी विजिबल है। तो एक चीज अच्छी है कि आप इसको हार्श सनलाइट में भी अगर आप देखते हो, कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाता है, तो डिस्प्ले विजिबल है, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड देन उसके अलावा ये जैसे कि ब्रांड ने क्लेम किया है कि 10 बिट वाली डिस्प्ले, इसमें तो और भी आगे बात करी है 10+2 वाली। ऐसा तो मुझे यहाँ पर इसमें कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हमने जब इसमें जाके चेक किया इस वेबसाइट पे, तो पता चला कि इसमें सिर्फ 8 बिट वाली डिस्प्ले है। जी हाँ, और इसमें HDR का सपोर्ट है, वो भी वहां पर ही कंफर्म्ड हो चुका था। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर YouTube पर HDR कंटेंट मिलता है। हमने वीडियो वगैरह प्ले किया है, मुझे क्वालिटी अच्छी लगी है, मतलब शार्पनेस अच्छी है, वीडियो पंची लगते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कंटेंट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चलता है। नेटफ्लिक्स पर डॉल्बी विजन, स्पेशल ऑडियो, ये सारी चीजें आपको अलग से देखने को मिलती है। और सेटिंग्स में वैसे आपको इसमें कलर स्कीम भी दिया है, आपको ओरिजिनल है, विविड है, और नीचे कस्टमाइज करना है डिस्प्ले के जो कलर स्कीम है, वो सारी चीजें आप वहां पर कर सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर के लिए HyperOS 3 है, Android 16 है, 4 साल की ईयरली OS अपडेट्स, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस। HyperOS जो है मैं उसका इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, ये मैंने पहले भी बताया था, बट यहाँ पर सर्टन चीजें ऐसी है जो मुझे लगता है कि ब्रांड को और भी इम्प्रूव करनी चाहिए। एक तो UI में जो डेली यूज जो आप करते हैं, इसकी जो स्मूथनेस है इसको और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इसमें कितना भी अच्छा प्रोसेसर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा फोन क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जिटर और लैग रहता है। इसमें हमने थोड़ा वो नोटिस किया है डे टू डे लाइफ में यूज करने पर। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे Xiaomi की जितने भी जो UIs है, इनमें अननेसेसरली एप्स देते हैं, काफी सारे ब्लोटवेयर्स होते हैं, इसमें भी कुछ वैसे ही है। और खास करके इसमें हमने इंडस ऐप स्टोर भी देखा था। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल नहीं होता है, और साथ ही साथ डिसेबल्ड का भी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय फोर्स स्टॉप के। और इसमें आप सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाके प्रमोशनल नोटिफिकेशंस जो इसको आपको टर्न ऑफ करना पड़ेगा, वरना इसके भी नोटिफिकेशंस आते हैं और ये काफी अनॉय करेगा। उसी के साथ साथ ग्लांस भी आपको लॉक स्क्रीन पर मिलता है, देन इसको भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ऐप ड्रॉअर में जब आप स्वाइप करते हैं और अगर आप सर्च मोड में है, टर्न ऑन करके रखा है, तो वहां पर भी आपको कुछ थर्ड पार्टी एप्स के एड्स दिखाई देते हैं, वो आपको इंस्टॉल करने बोलता है। आई थिंक ये सारी चीजें जो है ना Xiaomi को अपने फोन में या पोको को अपने फोन्स में कम करनी चाहिए, ताकि लोगों का एक्सपीरियंस बेटर हो। और उसी के साथ साथ स्टॉक डायलर है, अच्छी बात है, कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो कोई इशू नहीं है, वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और सर्कल टू सर्च है। बाकी AI के कुछ सर्टन फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और भी मुझे लगता है कि AI के अंदर वो इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं और भी बेटर कर सकते हैं, और नए AI के फीचर्स ऐड कर सकते हैं। जनरली कहूँ तो मुझे इन्फिनिक्स और टेक्नो के फोन्स में जो AI के फीचर्स है वो इन फोन्स में ज्यादा, इससे मतलब इन फोन से ज्यादा बेटर लगे हैं जो Xiaomi और पोको के फोन्स में होते हैं। तो आई थिंक एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है जो Xiaomi और पोको अपने AI फीचर्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और हाँ, उसके बाद इसमें फिलहाल के लिए फरवरी का ही सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ है, उसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं आया। लेकिन हाँ, कस्टमाइजेशन के आपको फीचर्स काफी मिलते हैं एज ऑलवेज, वो आप सारी चीजें कर सकते हैं, थीम्स ये वो वगैरह, आइकन्स ये वो। और हाँ, पोको X8 Pro Max जो हमारे पास है, उसमें एक बहुत अच्छी चीज हो गई है, उसमें बाय डिफॉल्ट MIUI जो Xiaomi का स्टॉक है ना,
उसके आइकन्स आ गए भाई। हाँ, जो बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है पोको के फोन्स में, फाइनली पोको X8 Pro Max में हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पोको X8 Pro में नहीं आया वो। हमने थीम्स में जाके देखा, डिफॉल्ट पे वहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। उम्मीद करते हैं कि वो इसमें भी पुश कर देंगे, तो भाई ये पुराने पोको के आइकन से आपको छुटकारा मिल जाएगा और फिर Xiaomi वाला आइकन स्टॉक वाला आप यूज कर सकेंगे। बाकी 6500 mAh की बैटरी है, 100 वॉट की चार्जिंग है। अब देखिए आधे घंटे के आसपास 50% चार्ज होता है, 1 घंटे के करीब ये फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, इससे कम भी समय लग सकता है अगर मैं चार्ज की बात करूं। देखिए कोई वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर सपोर्ट नहीं है और इसमें 27 वॉट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग आपको सपोर्ट मिलता है। वो बेसिकली अगर दूसरे डिवाइसेस को आपको चार्ज करना है, एक्सेसरीज को, फोन को, वो आप सारी चीजें कर सकते हैं। अब उसमें टाइम वेस्ट करके बात नहीं करेंगे ज्यादा, सीधा आते हैं बैटरी ड्रेन की बात करते हैं। पहले अगर मल्टीमीडिया की बात करें, अगर आपको इसमें वीडियोस देखना है दिन भर सुबह में चार्ज करके, तो यहाँ पर हमने 4K वीडियोस वगैरह यूट्यूब में लगा के फुल ब्राइटनेस में लगाया था और लगभग 9.5 घंटे तक चला था। उसके बाद भी 52% ही ड्रॉप हुआ था और 48% रिमेनिंग था। एक चीज तो कंफर्म है कि अगर आप सुबह अपने घर से चार्ज करके निकलते हैं और सिर्फ वीडियो ही देखते हैं और 5G नेटवर्क लगा के रखिए हो, कोई इशू नहीं है, तो ये पूरा दिन आपको देगा बैकअप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मिक्स यूज कर रहे हैं, आप इसमें फिर कंटिन्यूसली गेम्स भी खेल रहे हैं, कैमरे में खूब सारे फोटोज और वीडियोस निकाल रहे हैं, उसके साथ साथ आप फिर बहुत सारे वीडियोस भी देख रहे हैं अलग से नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पर, ये सब मिलाकर अगर मैं बात करूं तो इसमें 8-8.5 घंटे का हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला और 96% ये ड्रॉप हो चुका था। फिर भी 4% रिमेनिंग था, मतलब और आधा घंटे की आशंका है ये चल सकता है। तो ये ऑन एवरेज मुझे लगा ठीक है, थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है, ऑप्टिमाइजेशन की बात है खाली यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल इससे ये पता चल रहा है कि आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप जनरली मेरे हिसाब से इस फोन के अंदर मिल जाना चाहिए। बाकी कैमरे के लिए दोस्तों हमें पता है कि जो पोको के फोन्स होते हैं ना, वो कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं होते, वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते हैं और दूसरे चीजों को टारगेट करते हैं, बैटरी, परफॉर्मेंस, इन सारी चीजों को। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जिसमें आपको OIS मिलता है, सोनी IMX882 वाला। ये सेंसर काफी पुराना है लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो नया सेंसर दे सकते थे वैसे। बाकी अल्ट्रा वाइड भी आपको अलग से दिया है 8 मेगापिक्सल। और जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, इसीलिए कोई टेलीफोटो सेंसर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। उस वजह से फोटोज में आप सिर्फ मैक्स 10 टाइम ही जूम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ब्रांड ऐसी होती है टेलीफोटो ना देने के बाद भी वो कोशिश करती है डिजिटली भी आपको 20 या 30 टाइम्स तक जूम देने की, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है कि एकदम लॉयल है। नहीं दिया टेलीफोटो तो 10x के ज्यादा आप जूम नहीं कर सकेंगे और वीडियो में भी जनरली आप 6x से ज्यादा जूम नहीं कर सकते। एंड देन उसके अलावा आप 4K 60 FPS पे मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं और साथ में सेल्फी 20 मेगापिक्सल की है और यहाँ पर आपको फुल HD 60 FPS मिलता है। मतलब सेल्फी में कोई 4K नहीं है एज ऑलवेज, जो कि हमने काफी सारे पहले भी पोको के फोन्स में देखा है। एंड देन पोर्ट्रेट फोटोज से पहले स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन पोर्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो मुझे सरप्राइजिंगली फोटोज अच्छे लगे। मैं अक्सर कंप्लेन करता रहता हूँ पोको के फोन्स में कि कैमरा अच्छा नहीं होता है। देखिए ऑन पेपर तो ठीक है, लेकिन जो आउटपुट आया है वो अच्छा निकल कर आया। मैं सारे सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ, देखेंगे नॉर्मल पोर्ट्रेट अच्छे लग रहे हैं, इनफैक्ट बैलेंस्ड है। साथ ही साथ जो पोर्ट्रेट में सिर्फ 2 ही जूम दिया है वैसे उन्होंने, 26 और 35, तो ठीक है थोड़ा ज्यादा हो सकता था, बट जितने भी जूम फोटोज भी अगर आप देखोगे मेजर कलर शिफ्ट के कुछ इश्यूज नहीं है। साथ ही साथ जो कलर्स भी है मेंटेन्ड है, ज्यादा कोई भी फ्लावर्स की, फ्रूट्स की अगर आप कलरफुल चीज की फोटोज लेते हैं तो भाई वो ज्यादा सैचुरेट नहीं होता है, विविड ज्यादा नहीं करता है, थोड़ा सा मेंटेन किया है एक्यूरेसी को, तो मुझे बैलेंस लगे जो कि मैं सेटिस्फाई था। एंड देन उसके साथ साथ सेल्फी भी अगर आप देखते हैं तो मुझे अच्छी लगी है, स्किन टोन बहुत अच्छी है, बैलेंस्ड भी है। साथ ही साथ डे में अगर आप सेल्फीज देखते हैं ज्यादातर तो एज डिटेक्शंस में कोई इश्यूज नहीं है, उन्होंने मेंटेन किया है, जो कि पहले मैंने पोको के फोन्स में बहुत कंप्लेंट्स किया था। एक चीज तो यहाँ पर मुझे ठीक लगी। और अगर अगेंस्ट सनलाइट भी देखते हैं, बहुत सारे फोन स्ट्रगल करते हैं सेल्फीज ऐसे मामले में, लेकिन इस फोन में ऐसा नहीं था। फेस अगर आप देखेंगे क्लियर दिखाई देता है। एंड देन उसके अलावा रियर वीडियो देखते हैं, स्टेबलाइजेशन यहाँ पर अच्छी है। थोड़ा बहुत मुझे एक्सपोजर के इश्यूज लगे थे जब आप यहाँ से वहां फ्रेम स्विच करते हैं, बट स्टिल उसके अलावा स्टेबलाइजेशन के साथ साथ जो क्लैरिटी है, जो डायनामिक रेंज है, वो मेंटेन किया गया है। और साथ में अगर सेल्फी वीडियो भी देखते हैं तो ये भी मुझे ठीक लगा है, लेकिन इसमें भी जैसे मैंने बताया ना रियर में एक्सपोजर के इश्यूज थे, वो यहाँ पर भी है, बट स्टेबलाइजेशन अच्छी है। और इनफैक्ट सेल्फी में भी जब आप अगेन सनलाइट वीडियो घुमा देते, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इसमें भी अच्छे से फेस पे कैप्चर किया है उसने, साफ दिखाई देता है, तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर काम किया गया। वैसे आपको साथ में पोर्ट्रेट वीडियो भी मिल जाता है, आप रियर सेल्फी दोनों में निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कैमरे में बुके वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वीडियो में कर सकते हैं। बाय द वे 4K भी सपोर्ट करता है। और हाँ, साथ ही साथ जब आप 4K वीडियो ले रहे हैं लाइव, आप वीडियो जूम भी कर सकते हैं अप टू 6x तक, और ये सीमलेस है, हमने टेस्ट किया, काम करता है। उसी के साथ साथ स्लो मोशन भी मुझे अच्छा लगता है कि पोको और Xiaomi के फोन्स में 960 FPS तक चला जाता है, और इसमें भी ऐसी है फुल HD मैक्स पे आपको 960 FPS में अगर आपको स्लो मोशन वीडियोस निकालने हैं वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं।
और 10x जूम फोटोज की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, जितना दिया है उसको तो बोले। तो ये अच्छा है, मतलब कोई भी अगर आप ये बोर्ड देखते हैं, दूर से हमने नॉर्मल लिया फिर 10x करके लिया तो रीडेबल है, मतलब ठीक है ना, रीड हो जाता है। लेकिन एक इशू ये है कि यही सेम चीज़ अगर आप नाइट में लेते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, नॉइस रहती है, क्योंकि हमें पता है कि नाइट में कितने लाइट कैप्चर होना चाहिए, सेंसर उतना केपेबल भी होना चाहिए, वैसा वो यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। और वीडियो जूम भी आप देखेंगे 6x तक हमने लिया था, जो कि मैनेजेबल है। और साथ ही साथ ऑटो फोकसिंग भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा लगा है मुझे, मतलब गुड इनफ है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। बाकी नाइट में जो पोर्ट्रेट फोटोज जो भी हमने लिए हैं, मुझे इसमें भी थोड़े फोटोज बैलेंस्ड यहाँ पर लगे हैं। लेकिन जो 1x से और 2x में जब आप जूम करते हैं नाइट में पोर्ट्रेट में, तो जो 2x वाला है वो थोड़ा सा कलर शिफ्ट करता है और 2x वाला अननेसेसरीली वार्म हो जाता है। तो 1x में 2x में डिफरेंस हो जाता है, इससे बेटर आपको 1x वाले फोटोज मिल जाएंगे। 2x में थोड़ा इशू है जो मुझे लगता है फिक्स्ड हो जाएगा। फ्लैर्स भी मुझे ठीक लगे हैं, कुछ सिनेरियोस में काफी अच्छे थे, कहीं कहीं पे फ्लैर्स में गड़बड़ी हो गई थी। और स्काई में ज्यादा गोस्टिंग नहीं है, नाइट में अगर आप फोटोज लेते ना तो आपको ज्यादा इश्यूज नहीं है, थोड़े बहुत गोस्टिंग रहती है। बाकी नाइट सेल्फी पोर्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो अच्छे है। कुछ ऐसे फोटोज सेल्फी में नाइट में पोर्ट्रेट में मुझे एज डिटेक्शन के इश्यूज दिखाई दिए थे, जो 1-2 फोटो में मैंने देखा था, बाकी डे में तो ऐसा नहीं था, बट नाइट में दिखाई दिए। और हमने थोड़ा डार्क एनवायरनमेंट में भी जाके, जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं थी, वहां जाके भी हमने सेल्फीज वगैरह लिया, तो नॉट बैड, कोशिश किया है ऑप्टिमाइज करने की। साथ में नाइट रियर वीडियो अगर आप देखेंगे तो अच्छा है, बट थोड़ा नॉइस रहता है, ज्यादा नहीं है, बट अब चलते चलते आपको थोड़ा जब फ्लिकर होता है हल्का सा तो पता चलता है। एंड देन उसके अलावा सेल्फी वीडियो भी अगर आप नाइट की देखते हैं तो अच्छी है, स्टेबलाइजेशन मेंटेन किया। लेकिन अगर आप बैक साइड में गौर करते हैं, बैकग्राउंड में, तो वहां पर नॉइस दिखाई देगी। फेस पे इतनी नहीं है, फोरग्राउंड सही है, लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस रहती है, जब आप आगे आ जाते तो पता चल जाता है। तो ये कुछ ऐसे फोटोज मुझे निकले जो कि मेरे हिसाब से बैलेंस्ड है। जैसे हम क्रिटिसाइज करते थे पहले, अब थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम किया गया, बट और भी बेटर किया जा सकता है। फिर भी मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप जाके अपने हिसाब से जज करके बता सकते हैं। बाकी डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा आपको यहाँ पर मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए चिपसेट अच्छी दी गई है, आपको 4nm पर ये चिपसेट मिलती है, वैसे 3nm पर नहीं है। एंड देन इसमें आपको LPDDR5X से UFS 4.1 के साथ आता है। रीड राइट की स्पीड मुझे जनरली ठीक लगी है, बट मैंने इससे बेटर भी देखा है, 1 GB तक भी जाते हुए कुछ फोन्स को देखा है सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। तो ये डिपेंड करता है, ये जितने बार आप रिजल्ट मतलब ये टेस्ट करोगे तो रिजल्ट्स अलग अलग आते रहते हैं, तो इसको एकदम से भी हम डिपेंड नहीं हो सकते। बट उसके अलावा इसमें VC कूलिंग दिया है उन्होंने 5300 mm, आइस लूप भी ब्रांड ने बोला है। तो ये सारी चीजें वो तो आगे टेस्ट में आपको बताता हूँ कि कितना गर्म होता है कितना नहीं होता है। बट जनरली AnTuTu जब किया तो क्लोज टू 2 मिलियन तक आए थे, और इसमें कुछ 46 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था, जो कि ठीक था। एंड देन हमने CPU थ्रॉटल किया, नॉट बैड, 82% तक इसके स्कोर्स थे, और इसमें भी अराउंड 52 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ, यहाँ पर थोड़ा इश्यू हो गया। एंड देन उसके साथ साथ हमने 3D मार्क किया, 93% स्टेबिलिटी तो काफी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर भी 50 डिग्री सेल्सियस ये हीट हुआ था। तो एक चीज तो साफ है कि अगर आप इसमें हैवी बेंचमार्क्स करते हैं, जो कि सिर्फ हमारे लिए होता है, आपके लिए नहीं होता है, आपको नहीं करना है, लेकिन हमारे टेस्टिंग में जब हमने इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला बेंचमार्क्स के दौरान, तो ये फोन हीट हो रहा है 50 डिग्री 51 डिग्री। और यही नहीं, स्नैपड्रैगन की 8 सीरीज वाली भी चिपसेट्स वाले फोन हमने ऐसे जब टेस्टिंग करें तो वो 50-51 तक चले जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि अगर आप इसमें गेम्स खेल रहे हैं लॉन्ग टर्म तक, जैसे कि BGMI हमने ट्राई किया, 120 FPS इसमें आता है, इसमें मैक्स और एवरेज FPS आप देख सकते हैं अच्छे निकल कर आए, 100 के ऊपर ही है। सेम कॉल ऑफ ड्यूटी में भी 120 FPS का सपोर्ट है, 100 के ऊपर आपको देखने को मिलता है। जेंशिन इम्पैक्ट में 60 FPS है, लेकिन मैक्स और एवरेज थोड़े कम हो जाते हैं, 40-42 के आसपास है। वुदरिंग वेव्स में भी देखेंगे तो 44 और 35 तक भी चला जाता है एवरेज FPS। इनफैक्ट रेड डेड रिडेम्पशन भी हमने डाला और इसके भी एवरेज FPS अराउंड 29 के आसपास थे, जो कि ठीक थे। लेकिन एक चीज ये बताना चाह रहा था मैं कि जब इनको आप गेम्स खेल रहे हैं लॉन्ग टर्म तक 2 से 3 घंटा 4 घंटा, ये ओवर हीट नहीं होते हैं गेमिंग के दौरान। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दिया कि वो बेंचमार्क्स के टाइम पे होता है, गेमिंग के दौरान नहीं होता है। और नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जब आप टास्क करते हैं, यूज करते हैं, तो वहां पर ये फोन ओवर हीट नहीं होता है, ये मैंने साफ बोल दिया। एंड देन हमने थोड़ा फिजिकली भी टेस्ट किया डे टू डे लाइफ में गेमिंग के अलावा, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग कैसे टिकता है कैसे नहीं टिकता है। तो भाई 2 मिनट 22 सेकंड में सारे टास्क इसने कर लिया था, जो कि ठीक है। 3 मिनट या उसके ऊपर होता तो थोड़ा सा हम गड़बड़ी बोल सकते थे। जितने भी फोन्स अभी तक हमने टेस्ट किए हैं वो 1 मिनट 50 सेकंड से 2 मिनट 30 सेकंड के बीच में आया है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सारे टास्क हैंडल कर लेता है। सारे ऐप्स मेमोरी में रहते हैं, बट कभी कुछ ऐसे ऐप्स है जो रीस्टार्ट हो जाते हैं। हमने देखा तो इंस्टाग्राम रिबूट हो गया था। बाकी उसके अलावा ये चिपसेट जो दी गई है ये सब कुछ कर सकता है, गेम्स भी खेल सकता है
और सारे आपके जो डे टू लाइफ के टास्क है वो अच्छे से हैंडल कर लेता है। बाकी अगर डिजाइन को लेकर भी बात करें तो देखिए इसमें आपको डुअल टेक्सचर टोन मिलता है अलग अलग कलर्स ऑप्शन से। कैमरे में थोड़ा सा लाइट वगैरह भी दिया है, ठीक है। आपको पीछे ग्लास बैक है, मेटल फ्रेम्स के साथ आता है और ये 8.3 mm की थिकनेस, 202 ग्राम्स, ना ज्यादा हैवी है ना ज्यादा लाइट वेट है, मैं साफ बता रहा हूँ। और उसी के साथ डुअल स्पीकर्स दिया है। मुझे स्पीकर की क्वालिटी अच्छी लगी है, क्लोज टू 91 dB तक गया था। बहुत कम फोन्स मैंने ऐसे देखे थे, तो अच्छे से काम करता है। डुअल माइक आपको मिलता है, डुअल सिम है, लेकिन याद रहे ई सिम नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको अंडर डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो सिर्फ ऑप्टिकल है, अल्ट्रासोनिक नहीं है, जो कि दिया जा सकता था, एटलीस्ट कुछ तो दे सकते थे। एंड देन USB पोर्ट भी अनफॉर्चुनेटली USB 2 वाला है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमने इसमें सिर्फ 2 GB के करीब फाइल साइज ट्रांसफर करने की कोशिश करी, वो 5 मिनट से ज्यादा ले लिया। ये बहुत बड़ा हेडेक है और बहुत बड़ा पेन है। अगर USB 3.1 वाला पोर्ट होता ये सेकंड्स में कर लेता था, जो ये डिफरेंस मैं आपको साफ बता रहा हूँ। एंड देन उसके साथ साथ आयर ब्लास्टर आपको ऊपर की तरफ मिलता है, IP66 से लेकर IP69K वो सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। बाकी 17 5G बैंड्स आपको मिलते हैं और 5G कनेक्टिविटी यहाँ पर अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंडोर में भी हूँ, अंदर भी बैठा हूँ, तो नेटवर्क सारे अच्छे हैं। बट वाईफाई का रेंज में थोड़ा इशू रहता है इसके अंदर, जो हमने नोटिस किया है। बाकी उसके साथ साथ वाईफाई 6 है, ऑब्वियसली ब्लूटूथ 6 है और NFC भी दिया है, अच्छी बात है। सारे सेंसर्स मिलते हैं। अच्छे नेटवर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे तो ये 240 Mbps तक की स्पीड ले सकता है और बैड में अराउंड 63 के आसपास, 65 के आसपास चला जाता है। ये हमारी टेस्टिंग में है, बट खाली आपको बताने के लिए इतना था कि 5G सिम कार्ड जो हमने लगाया है अभी तक तो फिलहाल के लिए यहाँ पर वो अच्छे से काम कर रहा है। अब फाइनली अगर अपने ओपिनियन की बात करें तो 2 वेरिएंट्स में आपको मिलता है 8 to 56। चलो एक चीज अच्छी है कि 128 नहीं दिया है। आजकल प्राइस हाइक के टाइम पे सारी ब्रांड्स बहाने करती है, 128 GB वाले फोन्स लॉन्च कर रही है और उसको जस्टिफाई कर रही है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। 8 to 56 से ही स्टार्ट किया है। एंड देन उसके बाद आपको एक 12 to 56 मिलता है। 32,999 पर आपको ये फोन मिलता है। अगर हम लोग पोको X7 Pro की बात करते हैं, वो स्मार्टफोन अंडर 30,000 लॉन्च हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस हाइक की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है मार्केट के अंदर। अगर पास्ट में और भी कुछ फोन्स के बारे में बात करते हैं, सैमसंग के A56 से अगर A57 में जो प्राइस हाइक हुआ है, एंड देन उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी ब्रांड है जो उनके पर्टिकुलर फोन्स जो उन्होंने लॉन्च करे थे पिछले साल और इस साल जैसी शुरुआत में लॉन्च होने के बाद जो हमने प्राइस हाइक देखा है, वीवो के भी कुछ फोन से, आईकू के भी कुछ फोन से, तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली इसमें भी वो होना था। बट स्टिल एट द टाइम जो कंडीशन है मार्केट की, मेरे हिसाब से इसकी प्राइस जो है ना वो ठीक है, 32,999। मैं देखिए ऑफर की बात नहीं करता, लेकिन अगर आपको ऑफर पर मिल जाता है 30,000 तक की रेंज में तो बढ़िया है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा भला होना हो और सेल आती है और सेल के अंदर आपको 30 के नीचे मिल जाता है, स्टिल मैं कहूंगा ये फोन अच्छा है। बाकी नथिंग फोन 4A भी आपको एक ऑप्शन मिलता है इस प्राइस पर। OnePlus का Nord 5 भी आपको मिल जाता है, ऊपर नीचे ही है, वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। बट स्टिल मैं एक ही चीज कहूंगा, ये भी उनके जैसा ही एक कॉम्पिटिटिव फोन है जो इस प्राइस में आप जिसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जितनी भी चीजें मैंने देखा है अच्छी बुरी वो तो बता दिया, बट हाँ मैं भी इस फोन से सहमत हूँ और मैं डेफिनेटली रेकमेंड कर सकता हूँ इस फोन को आप लोगों को। ये मेरा एक फाइनल ओपिनियन है। बस इतना ही दोस्तों, लाइक एंड शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए, रिव्यूज आते रहेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।